वेलकम बैक दोस्तों। तो जैसा कि हमने पिछले एपिसोड में देखा था, एम्परर ने नाइट फेस्टिवल ऑफ द हंट को फिर से शुरू करने का फैसला कर लिया था, जिसमें इंपीरियल गार्ड सबसे रेयर मॉन्स्टर्स का खात्मा करते हैं। फिर हम यहाँ पर देखते हैं जहाँ पर सेबास ने कुछ ऐसा कह दिया था जिसकी वजह से फिन काफी ज्यादा खुश हो जाती है, जबकि दूसरी तरफ सिल्वर ने म्यूटेंट सर्वेरस को जान से मार दिया था। तभी वहाँ पर एलना आ जाती है, जो उसकी बचपन की दोस्त है, पर उसे उस समय वो काफी ज्यादा परेशान किया करती थी। इसी वजह से सिल्वर उसी को गुस्साते हुए वहाँ से भगा चुका और इससे वो खुशी के मारे झूमने लगता है। अगले सीन में आर्नोल्ड अपने इंपीरियल गार्ड्स का इंतजार कर रहा था, साथ ही साथ वो उम्मीद कर रहा होता है कि कोई भी चलेगा, बस एलना नहीं होनी चाहिए। पर जैसा सोचो वैसा कभी नहीं होता, यहाँ तक कि एलना आते के साथ उससे कमर तोड़ ट्रेनिंग भी करवाती है। इसके कुछ देर बाद आर्नोल्ड एक सीक्रेट डोर खोलने के साथ अपने ग्रैंडपा से मिलने के लिए चला गया था, जो काफी ज्यादा छोटे हैं। अब आगे तो नेक्स्ट एपिसोड की शुरुआत बिल्कुल उस सीन से शुरू होती है जहाँ पर हमारा पिछला एपिसोड एंड हुआ था। तभी आर्नोल्ड अपने ग्रैंडपा से कह रहा होता है, अभी भी एंशिएंट मैजिक की खोज कर रहे हो, पर मुझे हैरानी होती है कि आप इससे कभी नहीं थकते ग्रैंडपा। तो मैं इनके बारे में आपको इन्फॉर्मेशन देता हूँ कि ये है कौन। ये है आर्नोल्ड के ग्रैंडपा, साथ ही साथ एंड्रेसिया किंगडम के 29वें एम्परर गुस्ताव रेक्स अडलर का मेंटल प्रोजेक्शन। मतलब यह सिर्फ एक प्रोजेक्शन है, असली नहीं है। तभी उसके ग्रैंडपा उसके सवालों का जवाब देते हैं। इतने सालों बाद भी मैजिक का नेचुरल ट्रू रिमेन्स एक मिस्ट्री बना हुआ है। ये बात सुनकर आर्नोल्ड कहता है कि और उस मैजिक रिचार्ज की वजह से एक डीमन ने तुम्हारी बॉडी को ले लिया और तुम्हारी सोल्स को एक किताब में सील कर दिया, फिर भी तुम डटे हुए हो। उसकी इस बात पर उसके ग्रैंडपा बताते हैं कि मुझसे यह बहुत बड़ी गलती हुई कि मैंने ऐसा होने दिया। उसकी ऐसी बातों को सुनने के बाद आर्नोल्ड कहता है कि तुम तो इसे लेकर बहुत बेपरवाह हो, और फिर उस डीमन ने तुम्हारी बॉडी का इस्तेमाल करके कैपिटल में बाहरी तबाही मचाई। उसी वजह से रॉयल फैमिली के लोगों पर एंशिएंट मैजिक के इस्तेमाल पर रोक लगा दी गई, और अब मुझे यह बात छिपानी पड़ती है कि मैं एंशिएंट मैजिक का इस्तेमाल करता हूँ। जिस बात के जवाब देते हुए उसके ग्रैंडपा बताते हैं कि इसे दूसरे नजरिए से सोचो, मेरे सील होने की वजह से तुमको एंशिएंट मैजिक सीखने का मौका मिला, और वह कीमती सिल्वर मार्क्स भी काम आ रहा है ना। वैसे मेरे ग्रेट ग्रैंडसन में ग्रेटिट्यूड की कमी है, पर तुम जरूर मेरी सलाह लेने आए होंगे, तो जल्दी करो और पूछो। जो सुनने के बाद आर्नोल्ड उन्हें बताता है, मेरा छोटा भाई थ्रोन की फाइट में फंस गया है। उसकी ऐसी बातों को सुनने के बाद ग्रैंडपा उसको बताना शुरू करते हैं, जो भी कैपेबल है वह इसमें जरूर खींचा चला जाएगा। ये मुकाबले ऐसे ही होते हैं, अगर तुम इसका विरोध करोगे तो दिन दिहाड़े तुमको रास्ते से हटा दिया जाएगा। और मुझ पर कई बार जानलेवा हमले हुए हैं। असल में तुम्हारे सबसे बड़े भाई यानी गुजर चुके पहले प्रिंस, उनका नाम क्या था? इस पे आर्नोल्ड उन्हें बताता है कि उसका नाम विल्हेम था। तभी ग्रैंडपा अपनी बातों को कंटिन्यू करते हुए कह रहे थे, विल्हेम को भी शायद उसके किसी भाई बहन ने जान से मार डाला था। इस बात पर आर्नोल्ड कह रहा था, वह तो बैटल में मारे गए थे और डैड की इन्वेस्टिगेशन के बाद भी असासिनेशन का कोई भी सुराग नहीं मिला। जिसका जवाब देते हुए ग्रैंडपा बताते हैं, यह समझ के परे है कि अगला एम्परर बनने का सबसे स्ट्रॉन्ग कंटेंडर वॉर के मैदान में मारा जाए। अगर तुम्हारा छोटा भाई लियोनार्ड बैटल पर जाता है तो क्या तुम उसकी प्रोटेक्शन के लिए अपनी जान जोखिम में नहीं डालोगे? जिसका जवाब देते हुए आर्नोल्ड उन्हें बताता है कि अगर मेरा भाई खतरे में हुआ तो मैं अपनी जान को खतरे में डालने से जरा भी नहीं कतराऊंगा। उसका जवाब मिलते ही ग्रैंडपा बताने लगे, यही तुम्हारा जवाब है। बहुत से लोग ऐसा ही सोचेंगे, फिर भी वह उसे नहीं बचा सके, जिसमें एक साजिश का पता चलता है। सक्सेसर की बैटल के हिस्ट्री में ऐसा होना कोई नई बात नहीं होगी, और असासिनेशन का कोई सबूत न होने पर या तो वह बहुत चालाक थे या एम्परर खुद इसमें शामिल थे। जो सब जानने के बाद आर्नोल्ड कहने लगा, उस मामले में हमें यह मानना होगा कि आगे जो कुछ भी होगा वह किसी तरह की कॉन्स्पिरेसी होगी। सुनिए ग्रैंडपा, क्या कोई ऐसा मैजिक है जिससे मॉन्स्टर्स को कंट्रोल किया जा सके? उसकी ऐसी बातों को सुनने के बाद ग्रैंडपा की आंखों में आग जलने लगी थी। साथ ही वो उसको बताते हैं, तुम यह मैजिक के बारे में पूछने आए हो? ये बात सुनकर आर्नोल्ड कहता है कि हाल ही में कैपिटल के आसपास काफी सारे मॉन्स्टर्स को देखा गया है, मुझे लगा कि शायद उन्हें कोई कंट्रोल कर रहा है। अब ये सुनकर ग्रैंडपा उसको बताने लगते हैं, कुछ को कंट्रोल करना तो पॉसिबल होना चाहिए, पर ऐसा कोई मैजिक नहीं है जो उनके पूरे के पूरे ग्रुप को कंट्रोल कर सके। लेकिन ऐसे टूल हैं जो ये कर सकते हैं, और उन्हें कहते हैं एंशिएंट आइटम ऑफ मैजिक। तभी उसके ग्रैंडपा उसको एक मैजिक आइटम दिखाते हैं जिसका नाम है हेमलन। जिसके बाद ग्रैंडपा उसको इसके बारे में बताने लगते हैं। इस पाइप को बजाने पर जिसके पास भी काफी ज्यादा मैजिकल पावर हो, वह काफी बड़े इलाके से मॉन्स्टर्स को अपनी ओर खींच सकता है। उनकी ऐसी बातों को सुनने के बाद आर्नोल्ड कहता है कि मुझे दिख रहा है कि नाइट फेस्टिवल ऑफ द हंट होने वाला है, साथ ही साथ रॉयल फैमिली के मेंबर्स नाइट्स की कमान संभालेंगे। उसकी इस बात पर ग्रैंडपा बताते हैं कि वाह, जुआंस के पास तो सच में दिलचस्प आइडिया है, वैसे रिवॉर्ड क्या है? जिस बात का जवाब देते हुए आर्नोल्ड उन्हें बताता है कि जीतने वालों को एक टाइटल मिलेगा, एम्बेसडर एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी का। साथ ही साथ लियो और मेरे पास ये मुकाबला जीतने के अलावा कोई और चारा नहीं है, लेकिन अगर दुश्मन के पास हेमलिन है तो हमारे पास जीतने का कोई मौका नहीं है। जो सब जानने के बाद
बाद ग्रैंडपा बताते हैं कि मुझे नहीं पता कि वह कौन हो सकता है, लेकिन अगर उन्होंने कैपिटल में मॉन्स्टर्स को बुलाने का जोखिम उठाया है तो वह सिर्फ एम्बेसडर एक्स्ट्राऑर्डिनरी के टाइटल से संतुष्ट नहीं होंगे। ये बात सुनकर आर्नोल्ड परेशान होने के साथ कहता है कि ऐसा लगता है कि ये मामला अब सिर्फ जीतने की जरूरत से कहीं ज्यादा आगे बढ़ गया है, तो बताओ हम हैमलिन को कैसे रोकें। जिस बात का जवाब देते हुए ग्रैंडपा उसको बताते हैं कि तुमको इसे डिस्ट्रॉय करना होगा। जब तक यह ऐसी साउंड वेव रिलीज कर रहा है जिन्हें केवल मॉन्स्टर ही सुन सकते हैं, तब तक इसे रोकना मुश्किल होगा। इस पे आर्नोल्ड बताने लगा था, दूसरे शब्दों में कहें फेस्टिवल में नॉर्मल तरीके से मुकाबला करने का कोई मतलब नहीं है। उसकी ऐसी बातों को सुनने के बाद ग्रैंडपा कहते हैं कि लेकिन यह बात उन पर भी लागू होती है और नाइट्स फेस्टिवल की अनाउंसमेंट होने से पहले ही काफी ज्यादा मॉन्स्टर्स आ रहे हैं, है ना। जो सब जानने के बाद आर्नोल्ड काफी सारी बातें समझ चुका था। साथ ही वो बताता है कि मैं काफी सारी बातें समझ चुका हूँ, तो वह फेस्टिवल की परवाह किए बिना मॉन्स्टर्स का इस्तेमाल करके कुछ करने की कोशिश कर रहे हैं। फिर हम इसके कुछ देर बाद का सीन देखते हैं जहाँ पर आर्नोल्ड चलते चलते एक जगह पर रुकने के साथ कहता है कि और तुमको पता है कि मैं आर्नोल्ड रेक्स अडलर हूँ। जिस बात पर एग्री करते हुए एक असासिन बाहर की तरफ निकल आया था। अब उसकी आवाज को सुनने के बाद आर्नोल्ड कहता है कि मुझे उनसे इतनी जल्दी की उम्मीद नहीं थी। दूसरी तरफ वो असासिन उससे कह रहा था, आराम से रहो क्योंकि मैं तुम्हें मारूंगा नहीं, लेकिन अफसोस की बात है कि तुम नाइट्स फेस्टिवल ऑफ द हंट में हिस्सा नहीं ले पाओगे। उसकी ऐसी बातों को सुनने के बाद आर्नोल्ड उसको बताता है कि मैं देख रहा हूँ कि अल्लाह की वजह से मैं एक स्ट्रॉन्गेस्ट कंटेंडर बन गया हूँ, लेकिन मैं बस ऐसे ही मान नहीं सकता। पर क्या बात है, क्या तुम अपना मूव नहीं चल रहे हो या फिर तुम चल नहीं सकते। उसके ऐसा कहते ही असासिन के आसपास एक पावरफुल बैरियर क्रिएट हो गया था। अब इस बैरियर को देखने के बाद वो बंदा काफी ज्यादा हैरान होने के साथ कहता है कि तुम उतने भी इंसिपिड नहीं थे जितना मैंने सोचा था। जबकि दूसरी तरफ आर्नोल्ड का कहना है, शांत हो जाओ क्योंकि मैं तुम्हें मारूंगा नहीं, लेकिन तुम्हें कुछ सवालों का जवाब देना होगा। मुझे बताओ तुम्हें इंपीरियल सोर्ड के कैसल में किसने आने दिया। उसकी ऐसी बातों को सुनने के बाद असासिन कहता है कि तुम मुझे अंडर एस्टिमेट कर रहे हो। मैं अपने क्लाइंट का नाम बचाने के बजाय मरना पसंद करूंगा। उसी वक्त वहाँ पर सेबेस्टियन आते के साथ कहता है, अब क्या करना है, मैंने तो पहले ही 3 को पकड़ लिया है और वो आखिरी वाला है। सेबेस्टियन की ऐसी बातों को सुनने के बाद उस असासिन के पैरों तले जमीन खिसक चुकी थी, पर वो खुद को संभालते हुए कहता है, मैं तुमको कुछ भी नहीं बताने वाला, भले ही तुम मुझे टॉर्चर भी क्यों ना कर लो। उसकी ऐसी बातों को सुनने के बाद आर्नोल्ड उस पर अपनी मेंटल टॉर्चर का इस्तेमाल करता है, जिसकी वजह से वो असासिन तड़पते हुए उसको बता रहा था, मुझे माफ कर दो, मुझे माफ कर दो, मैंने उसे नहीं बताया है, मैंने नहीं बताया है मिस जेंड्रा। जो सब जानने के बाद आर्नोल्ड का कहना है, लगता है जेंड्रा कुछ मुश्किल ट्रेनिंग ले रही है। साथ ही साथ सेबेस्टियन भी कहता है कि किसी आदमी को डर से डराना धमकाना उसकी फितरत लगती है। उसकी इस बात पर आर्नोल्ड बताता कि हालांकि इस बात से कि उसने अभी मुझे मारने की कोशिश की, इससे यह पता चलता है कि वह उन मॉन्स्टर्स के पीछे नहीं है। तो अब बचते हैं गॉर्डन एरिक, या कौन हो सकता है इसका मास्टरमाइंड। तभी अचानक से सेबेस्टियन उससे पूछने लगता है कि अब हम इनका क्या करें। जिस बात का जवाब देते हुए आर्नोल्ड उसको बताने लगा, उन्हें बंद कर दो, हो सकता है कि बाद में वह हमारे काम आ जाएं। जो सब बताने के बाद वो वहाँ से जाने लगा, पर सेबेस्टियन उसको रोकने के साथ बताना शुरू करता है, जब लेडी एल्ना तुमसे जबरदस्ती काम करवा रही थी, अरे माफ करना, काम पर लगा रही थी, तब नाइट्स फेस्टिवल ऑफ द हंट के लिए जगह की अनाउंसमेंट की गई थी। पर उम्मीद के मुताबिक यह एम्पायर के ईस्टर्न पार्ट के सबसे बड़े टाउन किल में आयोजित किया जाएगा। फिर हम इसके आधे महीने बाद ईस्टर्न एंड्रासिया एम्पायर का सीन देखते हैं, जहाँ पर पटाखे फूट रहे थे। फिर हम यहाँ पर देखते हैं जहाँ पर वो सारे के सारे लोग उन नाइट्स को चीयर करते हुए कह रहे थे, अरे नाइट्स कल एक बड़ा दिन है ना। साथ ही साथ फेस्टिवल के लिए गुड लक और जाओ उन्हें जबरदस्त टक्कर दो। जबकि दूसरी तरफ एक बंदे का कहना है, मैंने सुना है कि एम्परर कल आए थे, साथ ही साथ प्रिंसेस और प्रिंस भी जल्दी ही यहाँ पर पहुँचने वाले हैं। जो सब बताने के बाद वो अपनी जेब, हाथ, पैर सब जगह चेक करने लगता है, पर उसको वो छोटी सी रिंग कहीं नहीं मिलती। ऐसा इसी वजह से है क्योंकि इन नमूनों ने उस रिंग को चुरा लिया है। इसके बाद यहाँ से शिफ्ट होकर उन दोनों की तरफ आ गया था, जहाँ पर आर्नोल्ड उसे एक गोगल्स देते हुए कहता है कि मैंने उसमें थोड़ा सा मैजिक मिला दिया है और जो कोई भी तुम्हें अच्छी तरह से नहीं जानता उससे ये लगेगा कि तुम बस एक आम लड़की हो। जिसके बाद फिर उन गोगल्स को पहनने के साथ उससे पूछने लगती है कि बताओ कि मैं कैसी दिख रही हूँ। इस पे आर्नोल्ड थोड़ा ब्लश करने के साथ उसको बताता है कि इससे तुम ध्यान खींचने से बच जाओगी। जो सब जानने के बाद फिर उसको बताना शुरू करती है, मुझे पता है कि मैंने तुम्हें यहाँ पर बुलाया है, लेकिन आजकल तुम काफी ज्यादा बिजी लग रहे हो और मुझे लगा कि तुम थोड़ा सा ब्रेक ले सकते हो। उसकी ऐसी बातों को सुनने के बाद आर्नोल्ड कहने लगा, इसकी चिंता मत करो और तुम दुकानें देखना चाहती हो है ना, तो चलो चलते हैं। अब ये सुनकर वो और भी ज्यादा खुश होने के साथ कहने लगी, हमें हर दुकान पर जाना होगा। इस पे आर्नोल्ड उसको बताता है कि मुझे नहीं पता कि हम ऐसा कर पाएंगे या नहीं, वैसे हम इसे एक बार आजमा सकते हैं। अब ये सुनकर वो और भी ज्यादा खुश हो चुकी थी। फिर हम इसके कुछ देर बाद का सीन देखते हैं, जहाँ पर फिन एक जगह पर बैठने के साथ अपना पेट पकड़ते हुए कहती है कि मेरा पेट एकदम भर गया है, मैं अब
और नहीं खा सकती। उसकी ऐसी बातों को सुनने के बाद आर्नोल्ड उसको बताने लगा, हम हर दुकान पर थोड़ा थोड़ा खा सकते थे ताकि हम सभी दुकान पर जा सके। ये बात सुनकर फिन उसको समझाने लगती है, अगर मैंने कुछ छोड़ दिया तो यह खाना बनाने वाले लोगों के साथ बदतमीजी होगी। उसकी इस बात पर आर्नोल्ड उसको बताता है कि मैं यह समझ सकता हूँ, लेकिन तुम किसी ड्यूक की बेटी से ऐसी बात सुनने की उम्मीद कभी नहीं करोगी। इस पे फिन उसको बताने लगे थे, हो सकता है कि तुम बचपन से ही मजे करने के लिए कैसा से चुपके चुपके बाहर निकलते रहे हो, लेकिन मैं वैसी नहीं थी। मैं बस दूर से ही देख पाती थी कि मेरी ही एज के बच्चे दुकानों में मजे कर रहे हैं, इसी वजह से मुझे जलन होती थी। लेकिन मैं अब और नहीं खा सकती। मैं सभी दुकान पर चीजें आजमाने के लिए कितनी ज्यादा एक्साइटेड थी। अब उसकी ऐसी क्यूट सी बातों को सुनने के बाद वो उसको बताता है कि खुद पर जबरदस्ती मत करो, बस दुकानों को देखना भी काफी मजेदार होता है। अब ये सुनकर फिर क्यूरियस होने के साथ उससे पूछने लगती है, क्या ये एंजॉय करने का एक और तरीका है? जिस बात पर एग्री करते हुए आर्नोल्ड उसको बताने लगता है, थोड़ी देर और आराम कर लेते हैं और फिर टहलने चलते हैं, इससे तो मैं थोड़ी भूख भी लग जाएगी। तभी एकदम से फिन की नजर लियोनार्ड पर चली जाती है, जो सब देखने के बाद वो कहने लगी, ऐसा नहीं लगता कि वह दुकानों के लिए यहाँ पर आया है, शायद वह किसी काम से यहाँ पर आया है। जिस पर आर्नोल्ड का कहना है नाइट्स भी उसके साथ हैं। कहा जाता है कि कल तक वह किल के आसपास के विलेज और टाउन का जायजा ले रहा था। वह सच में अपने काम में लगा हुआ है। तभी उन दोनों की नजर भी उस पर चली जाती है। फिर हम इसके कुछ देर बाद का सीन देखते हैं, जहाँ पर दो प्रिंस को एक साथ देखने के बाद वहाँ के लोग फुसफुसाते हुए कह रहे थे, क्या वह प्रिंस लियोनार्ड नहीं है? हाँ वही है, मुझे पक्का यकीन है। पर वह कितने हैंडसम है। तो फिर उनके साथ जो है, क्या वे उनके जुड़वा भाई हैं? अरे ये तो वही है, उनका इंसिपिड ब्रदर। भाई थोड़ा धीरे बोल वरना वो तुम्हारी बात सुन लेंगे। जबकि आर्नोल्ड उनकी बातों को इग्नोर मारते हुए सीधे उससे पूछ लेता है कि क्या तुम काम कर रहे हो? जिस बात पर एग्री करते हुए वो उसको बताने लगता है, वैसे तुम किसी के साथ डेट पर हो। अब ये सुनते ही फिन काफी ज्यादा खुश होने के साथ कहने लगी, हम डेट पर जा रहे हैं। उन दोनों की बकवास बातों को सुनने के बाद लियोनार्ड थोड़ा इरिटेट होने के साथ कहता है कि क्या ये ऐसा दिखता है? अब इस पे लियोनार्ड क्या कहे, इस पे उसको भी नहीं पता था। इसी वजह से फिन थोड़ी निराश हो जाती है। तभी आर्नोल्ड उससे पूछने लगता है, अब तुम किस काम में शामिल होने जा रहे हो? जिसका जवाब देते हुए लियोनार्ड उसको बताता है कि हर जगह पर चोरियां हो रही हैं, इसी वजह से मैं यहाँ पर आया हूँ। उसकी ऐसी बातों को सुनने के बाद आर्नोल्ड उन नाइट के बारे में बताते हुए कहता है, अभी जब पूरे नेशन के नाइट्स फेस्टिवल के लिए यहाँ इकट्ठा होते हैं, उनमें कुछ हिम्मत तो है, यह तो पक्का है। जो सुनकर फिन कहने लगे, वह तो सीधे सीधे एम्परर से पंगा ले रहे हैं। जो सुनने के बाद लियोनार्ड बोला कि सच में, इसलिए सभी रेजिमेंट से इन्वेस्टिगेशन करने और पहरा देने के लिए कहा जा रहा है। एल्ला भी यही कहीं होनी चाहिए। जब वो ये सब बता ही रहा था, तभी वहाँ पर वो दो छुटके छुटके क्रिएचर आ जाते हैं और फिन को ये क्रिएचर इतने ज्यादा पसंद आ जाते हैं कि वो उनको सिलाने लगी। जबकि दूसरी तरफ आर्नोल्ड उससे कहने लगता है, लियो ये सब चीज आखिर है क्या? लेकिन लियो को भी इसके बारे में कुछ भी नहीं पता था। तभी वहाँ पर एक नाइट्स आते के साथ उन्हें बता देता है कि यह ब्लेड्स हैं। अब उसका नाम जानने के बाद लियो कहता है कि हालांकि मुझे लगा कि वह कॉन्टिनेंट के वेस्टर्न पार्ट में रहते हैं। फिर हम यहाँ पर देखते हैं जहाँ पर वो दोनों ब्लेड्स फिन के कपड़ों में ही घुस चुके थे। इसी वजह से वो हंसने के साथ कह रही थी, ऐसा मत करो, इससे गुदगुदी होती है। पर वो रुकने का नाम नहीं ले रहे थे। इसी वजह से फिर अजीब अजीब आवाजें निकालने लगती है। अब इतने खतरनाक नजारे को देखने के बाद उन तीनों ने तो अपना मुंह ही फेर लिया था। फिर हम यहाँ पर देखते हैं जहाँ पर कुछ टर्की उसको घूर घूर कर देख रहे थे। जबकि दूसरी तरफ उनमें से एक ब्लेड्स बाहर की तरफ निकलते हुए सीधे मैरी के कपड़े में घुस गया था। जिसके बाद वो दोनों के दोनों ही इस चीज का शिकार हो चुके थे। जबकि दूसरी तरफ लियो पूछने लगता है कि अब हम क्या करें? अब उसकी ऐसी बातों को सुनने के बाद आर्नोल्ड उसको समझाने लगता है, तुम समझा करो, हम उनके कपड़ों के अंदर हाथ नहीं डाल सकते। उसके ऐसा कहते ही उस ब्लेड ने फिन का हेयर क्लिप ले लिया था और वो उसी के साथ वहाँ से भाग जाता है। अब इस नजारे को देखने के बाद आर्नोल्ड सब कुछ समझ गया था कि लोग ब्लेड्स का इस्तेमाल करके चोरी कर रहे हैं। यहाँ तक कि फिन को मालूम पड़ गया था कि मेरा हेयर पीस गायब हो चुका है। इसी वजह से वो और भी ज्यादा परेशान होने के साथ कहने लगी, मेरा हेयर पीस गायब हो चुका है, वो मेरे को एम्परर से मिला था। उसके परेशान चेहरे को देखने के बाद आर्नोल्ड उसको बताने लगा, अगर तुम माफी मांग लो तो मुझे यकीन है कि मेरे डैडी से ज्यादा बड़ा मुद्दा नहीं बनाएंगे, बल्कि वह खुद ही चोरों को ढूंढने की जिम्मेदारी ले लेंगे। वैसे बेहतर यही होगा कि हम इससे ज्यादा बड़ा मामला ना बनाएं, हम दोनों ही खुद उसे ढूंढ लेते हैं। जो सुनकर लियो कहता है कि मैं मैरी को उसे ढूंढने में मदद करूंगा। वैसे मैरी, क्या तुम्हारा सारा सामान अभी भी तुम्हारे पास है? जिस पर मैरी पूरी तरह से एग्री थी। इसी वजह से वो तुरंत ही वहाँ से रवाना हो चुका। फिर हम यहाँ पर देखते हैं जहाँ पर फिन खुद को संभालते हुए कहती है, मैं वापस चली जाऊंगी और मैं यहाँ इसलिए आई थी ताकि तुम्हें आराम करने का कुछ समय मिल सके, पर मैंने तो बस तुम्हारे लिए मुश्किलें ही खड़ी की है और मेरे बिना तुम ज्यादा बेहतर रहोगे। उसकी ऐसी बातों को सुनने के बाद आर्नोल्ड कहता है कि जब तुम मेरे आसपास होती हो तो मुझे कम तनाव फील होता है और हम जल्दी ही तुम्हारा हेयर पीस ढूंढ लेंगे, इसी वजह से चिंता मत करो। वैसे उस तरह के जानवर चालाक होते हैं, लेकिन वे फिर भी जानवर ही हैं। अगर तुम
तुम उस नजरिए से सोचोगे तो तुमको कुछ बातें समझ आएंगी। जिसके बाद वो दोनों एक गली में आ गए थे जहाँ पर फिन कहती है कि अब तक तो वह भाग गए होंगे। इस पे आर्नोल्ड उसको बता रहा था, ब्लेड्स की चिंता छोड़ो, हम उन लोगों को ढूंढ रहे हैं जिन्होंने ब्लेड्स को बुलाया था। और कपड़े उठाना, ज्वेलरी चुराना, ये सब तो उन्हें सिखाया जा सकता है, लेकिन दूर से चीजें वापस लाने के लिए ट्रेन करना एक बड़ी चुनौती है। साथ ही साथ अगर वह रिस्क लेने को तैयार होते हैं तो वह ब्लेड्स का इस्तेमाल करने की जहमत नहीं उठाते। जरूर इसमें कोई ना कोई ट्रिक है। फिर कुछ देर ऐसी ही छानबीन करने के बाद उसको एक फोन स्टोन मिल जाता है, पर इसके बारे में फिन को नहीं पता था। इसी वजह से आर्नोल्ड उसको बताने लगता है। ये लगातार ऐसी आवाजें निकालता है जो उसके अंदर स्टोर की गई होती हैं, और तुम इसमें कुछ कुछ समय के इंटरवल पर लेडीज की आवाजें स्टोर करके आदमियों को किसी जगह तक पहुंचा सकती हो। जो सब जानने के बाद फिन का कहना है तो वह जरूर मेरा हेयर पीस अपने दोस्तों को गिफ्ट के तौर पर दे गया होगा। आप लोग बस इतना समझ लो कि वो लोग इसमें अपनी आवाजें रिकॉर्ड करके ब्लेड्स को कंट्रोल कर रहे थे। फिन की बातों को सुनने के बाद आर्नोल्ड उसका जवाब देता है, कोई चोरी करने के लिए उनके बिहेवियर का इस्तेमाल कर रहा है। उसकी ऐसी बातों को सुनने के बाद फिन गुस्सा करते हुए कह रही थी वह उन मासूम के हाव भाव का गलत इस्तेमाल कैसे कर सकते हैं, अब वह इससे नहीं बच पाएंगे। अब ये सुनकर आर्नोल्ड का कहना है, मुझे नहीं पता कि प्लेयर्स को मासूम कहा जा सकता है या नहीं, लेकिन जो लोग उन्हें मैनिपुलेट कर रहे हैं वे पक्का अच्छे नहीं है, हम उन्हें पकड़ कर रहेंगे। इसी के साथ वो लोग जगह जगह पर ऐसे ही फोन स्टोन को ढूंढना शुरू कर देते हैं, पर एक स्टोन ऊपर की तरफ था जिसकी वजह से आर्नोल्ड फिन की मदद करने लगता है, पर इसके चक्कर में फिन उस पर गिर जाती है जिसकी वजह से फिन उससे माफी मांगने लगी। पर दूसरी तरफ आर्नोल्ड को शर्म आ रही थी, लेकिन अचानक से उनको वही प्लेट्स दिख जाते हैं जिसकी वजह से उन दोनों ने उसका पीछा करना शुरू कर दिया था। फिर हम यहाँ पर देखते हैं जहाँ पर वो प्लेट्स एक घर के अंदर चला गया था और ये सब उन दोनों ने भी देख लिया था। फिर हम अगले सीन में आते हैं जहाँ पर आर्नोल्ड ने लियो का फॉर्म ले लिया था। साथ ही साथ वो दोनों नाइट भी लियोनार्ड को अपने सामने देखते हुए कह रहे थे, अरे प्रिंस लियोनार्ड आप यहाँ पर क्या कर रहे हैं। इस पे आर्नोल्ड उनको बताने लगता है, क्या तुम नाइट्स को इकट्ठा कर सकते हो, क्योंकि हमें चोरों का ठिकाना मिल गया है। अब ये सुनकर वो नाइट्स उससे काफी ज्यादा इंप्रेस हो चुके थे, इसी वजह से वो और भी ज्यादा नाइट्स को इकट्ठा करने के लिए चले जाते हैं। जो सब हो जाने के बाद वो कहता है कि इससे काम हो जाना चाहिए, वैसे तुम्हें क्या हुआ। जिस पर वो परेशान होने के साथ उसको बताती है कि मास्टर आर्न आपने ही इसको ढूंढा था। जिसका जवाब देते हुए आर्नोल्ड उसको बताता है कि नाइट्स मेरी बात कभी भी नहीं मानेंगी और तुम नहीं चाहोगे कि वह भाग जाए, है ना। उसकी ऐसी बातों को सुनने के बाद फिन कहती है कि मुझे पता है, लेकिन पब्लिक एक बार फिर सारा का सारा क्रेडिट प्रिंस लियो को ही देगी। उसकी इस बात पर आर्नोल्ड बताता कि इसमें क्या दिक्कत है, अगर लियो की तारीफ होती है तो ये हमारे फायदे में ही है। पर इस बात की वजह से फिन परेशान नजर आ रही थी। फिर हम इसके कुछ देर बाद का सीन देखते हैं जहाँ पर उन नाइट्स ने उन बदमाशों को पकड़ लिया था और इस नजारे को देखकर वो लोग कह रहे थे, लगता है कि ये चोरों का एक ग्रुप है, पर मैंने सुना है कि प्रिंस लियोनार्ड ने उन्हें ढूंढ निकाला। तो मैं एकदम ठीक कह रहे हो, उन्हें बखूबी पता है कि वह क्या कर रहे हैं। बहुत बढ़िया, मुझे उम्मीद है कि एम्परर को भी उन पर प्राउड होगा। इसके बाद यहाँ से कट होकर उनके ठिकाने की तरफ आ गया था जहाँ पर वो दोनों भी आ चुके थे। साथ ही साथ उन्हें अपने सामने काफी सारी ज्वेलरीज दिखती हैं, जिनमें से एक था फिन का हेयर पीस। तब आर्नोल्ड उसको उठाने ही वाला था, लेकिन एक नाइट्स उसको बताने लगता है, प्रिंस लियोनार्ड हमें हिदायत दी गई है कि चोरी की चीजों को छूने ना दें और यहाँ पर इन्वेस्टिगेटर जल्द ही आने वाले हैं। उन दोनों की ऐसी बातों को सुनने के बाद आर्नोल्ड उन दोनों को बताने लगता है, तुम चिंता मत करो, सब ठीक हो जाएगा और मैं जल्द ही इसको निपटा लूंगा। जिसके बाद फिन ने अपना गूगल्स उतार दिया था, जिसकी वजह से उन दोनों नाइट्स को समझ आ जाता है कि ये तो ब्लाउ मूवी है। फिर हम यहाँ पर देखते हैं जहाँ पर आर्नोल्ड उन दोनों को समझाने लगता है उसका हेयर पीस चोरी हो गया था, इसी वजह से हम उसको ढूंढ रहे थे और ये सीक्रेट सिर्फ मेरे पास ही रहेगा। अगर मेरे डैड का दिया हुआ तोहफा चोरी हो जाता तो पहरा देने वाली और गश्त लगाने वाले नाइट्स मुश्किल में पड़ जाते। वैसे अगर तुम चाहो तो मैं ये बात किसी को बता सकता हूँ, लेकिन अगर ये बात बाहर फैले तो मुसीबत तुमको ही उठानी पड़ेगी। उसकी ऐसी बातों को सुनने के बाद वो नाइट्स घबराते हुए कहता है कि जी सर, मैंने कुछ भी नहीं देखा और यहाँ पर भी मैंने कुछ भी नहीं देखा। उन सब की ऐसी बातों को सुनने के बाद फिर उनसे कहने लगती है, क्या मैं तुमसे इन छोटे छोटे बच्चों को जंगल में वापस भेजने के लिए कह सकती हूँ। जिस बात पर वो दोनों के दोनों एग्री थे। अब ये सुनकर फिर उनका शुक्रिया अदा करने लगती है। साथ ही साथ वो दोनों के दोनों तो उस पर पूरी तरह से लट्टू हो चुके थे, जबकि दूसरी तरफ आर्नोल्ड उनको बताता है कि खैर अब हम चलते हैं और काम के बाद बढ़िया सी ड्रिंक ले लेना। जिसके बाद उसने एक पोटली भर पैसे उनको थमा दिए थे। इसके बाद यहाँ से निकट होकर बाहर की तरफ आ गया था, जहाँ पर आर्नोल्ड अपने आप को पहले जैसा करते हुए कहता है, अब बस हमें लियो को बताना है। यहाँ तक कि फिन भी उसको बता रही थी, थैंक यू वेरी मच, ये सब तुम्हारी वजह से ही हुआ है मास्टर आर्न। जो सुनकर आर्नोल्ड उसको समझाने लगता है कि मैंने ज्यादा कुछ भी नहीं किया। अब ये सुनकर फिन वहीं पर रुकने के साथ उसको बताने लगी, अगर लोग तुम्हारे काम के बारे में नहीं जानते तो मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता, मुझे पता है, मैं हमेशा याद रखूंगी कि तुम बेहतरीन और काबिल हो, अभी भी और आगे भी। उसकी
उसकी ऐसी बातों को सुनने के बाद आर्नोल्ड इम्प्रेस होने के साथ कहने लगा, ठीक है, मैं तुम पर भरोसा कर रहा हूँ। उसकी इस बात पर फिन उसको बताना शुरू करती है, मैं भी एक किताब लिखूंगी और मैं पक्का करूंगी कि आने वाली जनरेशन पूरा एम्पायर तुम्हारे उन सीक्रेट कामों के बारे में जाने, तुम्हारी उन शानदार कामों के बारे में भी। अब ये सुनकर आर्नोल्ड काफी ज्यादा घबरा चुका था। साथ ही वो उसको बताता है कि तुमको ऐसा करने की जरूरत नहीं है। जो सुनकर फिल अपना मुंह फुलाते हुए बताती है कि क्यों नहीं, पर मैं करूंगी। तभी वहाँ पर उन दोनों का इसी तरह से झगड़ा आगे बढ़ पाता। उसी वक्त उनको एल्ला की आवाज आने लगती है, लड़ाई बंद करो, समझ गए, और आप लड़ाई बंद करो और हाथ मिलाओ। इस पे तो वो बंदा भड़कने के साथ कह रहा था, बिल्कुल नहीं, जब तक वह माफी नहीं मांगेगा मैं उसे नहीं छोड़ूंगा। यहाँ तक कि वो दूसरा बंदा उस बंदे पर गुस्सा करने के साथ कहता है, यह मेरी लाइन है और ये तुम्हारी गलती है, तुम जानते हो। उन दोनों की ऐसी बातों को सुनने के बाद एल्ला उन दोनों को अभी भी शांत कराने में लगी थी, पर वो दोनों बंदे उस पर ही गुस्सा करने के साथ कहने लगते हैं, अरे तुम इससे दूर रहो, मुझे इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि तुम गार्ड हो या मिस। जो सब सुनने के बाद अब उससे सहा नहीं जाता, इसी वजह से वो उन दोनों को एक साथ ही कूटना शुरू कर देती है। अब इस नजारे को देखकर फिन तो काफी ज्यादा हैरान हो जाती है, जबकि दूसरी तरफ आर्नोल्ड को तो पहले ही पता था कि ये सब होने वाला है। फिर हम यहाँ पर देखते हैं जहाँ पर वो बंदा उसको शांत कराने में लगा हुआ था, लेकिन वो बंदी शांत होने को तैयार नहीं थी। साथ ही वो उसको बताती है कि मैं तो बस उन्हें सबक सिखा रही हूँ, इसी वजह से मुझे छोड़ो। अब ये सुनकर वो बंदा उसको फाइट करने से ही मना करने लगता है। जो सुनकर वो बंदी और भी ज्यादा भड़कने के साथ कहने लगी, तुम ये क्या कह रही हो, मैं तो उन्हें बस प्यार से समझा रही थी, इसी वजह से दोनों के दोनों उठ जाओ क्योंकि प्यार अभी बाकी है। पर उन दोनों ने तो पहले ही हार मान ली थी। फिर हम यहाँ पर देखते हैं जहाँ पर आर्नोल्ड निकलने लगा। अब उसको ऐसे ही जाता देखकर फिन उससे पूछने लगती है, क्या तुम्हें उससे हेलो नहीं कहना चाहिए। उसकी ऐसी बातों को सुनने के बाद आर्नोल्ड कहता है कि मैं इसमें नहीं पढ़ना चाहता, वैसे भी कल जब फेस्टिवल शुरू होगा तो मुझे उसके साथ ही रहना पड़ेगा। इसे छोड़ो, वैसे क्या हम दुकान को देखने वापस चलें? इतना चलने के बाद तुम्हें फिर से भूख लग गई होगी। जो सुनकर फिन काफी ज्यादा खुश होने के साथ कहने लगी, चलो सभी दुकानों पर खाना खाते हैं। फिर हम इसके कुछ देर बाद का सीन देखते हैं जहाँ पर रात हो चुकी थी, जहाँ तक फिन फिर से अपना पेट पकड़ते हुए कह रही थी, मेरा पेट भर गया है, मैं अब और नहीं खा सकती। उसकी ऐसी बातों को सुनने के बाद आर्नोल्ड मन ही मन मुस्कुराने लगता है और इसी के साथ हमारे ये वाला एपिसोड खत्म हो गया। अगर आप लोगों को आज का एपिसोड जरा सा भी पसंद आया है तो एक प्यारा सा लाइक करने के बाद कमेंट करके जरूर जाना। तो फिर मिलते हैं, सायोनारा।